हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर बात करें तो आज हमारा जो ये लेक्चर है वो रिवर सिस्टम का जो है दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले यानी कि एक लेक्चर आ चुका है पार्ट 1, जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ा था, ठीक है। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको ये एकदम रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो से पहले ना उस वीडियो को देखें, और जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसे जब आप देख लेंगे ना तो चीज़ें आगे समझने में आपके लिए बहुत मतलब आसान हो जाएँगी। बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर बात करें रिवर चैप्टर की ना मेरे भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी का, जो कि एसएससी जेईई जीके जीएस के एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होता है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपकी ये टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, तो एक अगर मैं आपको छोटा सा ये दिखा दूं रिवीजन, तो हमने पढ़ा था कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से है हमारे भारत में। हमारे भारत में दो तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है बेसिकली 3 जो है रिवर सिस्टम्स आती हैं, ठीक है। इस सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली 3 रिवर सिस्टम्स आती हैं, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो ये वो रिवर सिस्टम्स होती हैं जो हमारे साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। और इसमें अगर बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इन सब के रिवर सिस्टम्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था। इसके 5 जो सहायक नदियाँ होती हैं इनके बारे में पढ़ा था, उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी। उनकी ऑरिजिन हो गई, उनसे ऑरिजिन से रिलेटेड बातें हो गई, या फिर कुछ फैक्चुअल चीज़ हो गई, तो वो सब चीज़ हमने पढ़ ली थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा का ऑरिजिन कैसे होता है, उसके जो भी सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से ऑरिजिन होती हैं उनकी, और वो कहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था गंगा रिवर सिस्टम तक, ठीक है। और आज अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये नदी जो है, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है, ठीक है। ये नदी बेसिकली 3 कंट्रीज से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और ये नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जो हमारी सतलज नदी होती है, जो कि इंडस रिवर सिस्टम की जो है क्या बोलते हैं, एक सहायक नदी होती है। और जो इंडस नदी जो खुद सिंधु नदी है, वो भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से ही निकलती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मानसरोवर लेक से हमारी 3 नदियाँ जो हैं अभी तक निकल चुकी, एक ब्रह्मपुत्र, एक सतलज और एक सिंधु नदी। इसके बाद अगर हम बात करें तो तिब्बत जो है, जो हमारा तिब्बत है, उसमें हम इसे सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। सांगपो नाम से जो है हम इसे जानते हैं, कहाँ पे? तिब्बत में। और अगर हम बात करें अपने इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो है 3 कंट्रीज में बहती है, तो हर जगह पे जो है अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंडिया में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर जब अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम में जब आती है तो इसे क्या बोलते हैं, हमारा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये आसाम से होते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है, तो वहाँ पे इसे जो है, वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, ये कहा जाता है, क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जाके ना ये क्या करती है, ये जो है गंगा, जिसे वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को वहाँ पे हम पद्मा कहते हैं। तो पद्मा और जमुना, ये जो नदियाँ हैं, ये दोनों ही मिल जाती हैं और मिलकर क्या करती हैं? मेघना नदी का निर्माण करती हैं। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में ऑब्वियसली क्या करती है, मेघना नदी जो होती है वो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और वहीं पे जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्या कुछ सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में है इसका तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी, फिर सुवनसिरी नदी, फिर कामेंग नदी, उसके बाद मानस नदी, फिर दिबांग हो गया, लोहित, बराक, कपिली। ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा
क्या कि क्या बोलते हैं, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से बन के आता है, ठीक है, मानसरोवर से आता है। उसके बाद उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आके हमारे मेघना नदी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद वो आके सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। उसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंट जो भी क्या बोलते हैं सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हमने जाना। तीस्ता नदी हो गया, सुबनसिरी नदी हो गया, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली, ये सब हो गया। अब अगर हम इसके जो भी हमने सहायक नदियाँ की बात की उनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, ठीक है, तो देखिए तीस्ता नदी जो है ना वो उसका ओरिजिन सिक्किम से होता है, ठीक है, वो सिक्किम से होते हुए आती है। सिक्किम में उसका जो आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती है, और वहाँ से होते हुए जो है सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल में जाने के बाद ये वहाँ से जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आके ये क्या करती है, मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद अगर हम बात करें लोहित नदी की ना, ठीक है, अगर हम बात करें लोहित नदी की तो इसे जो है खून की नदी भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। उसके बाद आती है अगर बराक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बराक नदी की, ठीक है, बराक नदी, तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, वो होता है मणिपुर से, ठीक है। बराक नदी का जो ओरिजिन है वो होता है मणिपुर से, और मणिपुर से होते हुए जो है ये क्या करती है, ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जो जाकर ये फिर से अपने क्या ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है बनता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी से ही, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो है माजुली, ठीक है, जो है माजुली जिसे हम रिवर आइलैंड भी कहते हैं, मतलब रिवर आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा वो है माजुली, वो उसका फॉर्मेशन इसी नदी के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया किसको, हमने पढ़ लिया हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है। हमने कंप्लीट कर लिया अपने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को, हमने इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है, जो हमारे साउथ इंडियन में बहती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हिमालयी तंत्र की नदियाँ जो है ना वो अगर उनकी तुलना करें हिमालयी नदियों की और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हमें ये पता चलेगा ना कि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना वो हिमालयी नदियों से काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हिमालयी नदियाँ पुरानी हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी हैं तो आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे किन इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में, तो है हमारा नर्मदा, तापी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है। ये 7 नदियाँ हैं जिनके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और भी कुछ छोटी मोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए नर्मदा नदी की अगर हम बात करें ना मेरे भाई, तो नर्मदा नदी जो है इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ड्राइंग बना के बता दूं। ये एक ड्राइंग है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, भारत है अपना। और उसके बाद भारत में ये मैंने जो है जो भी नदी जो है किस तरह से बहती है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो मैंने बताया है। तो अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करें ना मेरे भाई, तो देखिए नर्मदा नदी जो है उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपी में ये अमरकंटक वाला पॉइंट है। यहाँ से ये बहते हुए ना मेरे भाई मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में आती है, और गुजरात से होते हुए कहाँ पे बहती है, अरब सागर में आकर जो है, अरब सागर में आकर, अरब सागर कह सकते हैं या फिर आप इसे कहते हैं इस पॉइंट को मतलब हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं कच्छ का रण, ठीक है, खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर आके जो है ये नदी जो है हमारी क्या होती है, गिर जाती है किसमें, अरब सागर में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। तो ये बात हो गई। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नदी जो है ना वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश के 2 पर्वत हैं इन दोनों के बीच में है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है ना ये दोनों पैरेलली रहती हैं, तो पैरेलली इनके बीच में जो है एक वैली बनता है जिसमें जो है ये हमारा जिस वैली को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, और इसी में जो है हमारा नर्मदा नदी बहता है। उसके बाद ये तो बात हो गई हमारी। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी का ये सबसे बड़ा नदी है, क्या है, एमपी जो है इसका ये सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, एमपी का सबसे बड़ा नदी है। और अब अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, ठीक है, ताप्ती नदी की, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ड्राइंग है। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो इसका भी ओरिजिन हमारे एमपी में ही हुआ है, ठीक है, इसका भी ओरिजिन एमपी में ही हुआ है। बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है।
ये जो हमने सतपुड़ा पहाड़ियों की बात की ना, ये भी सतपुड़ा पहाड़ियों से ही होकर निकलती है, मतलब इसकी ओरिजिन ही सतपुड़ा से होती है। इसकी ओरिजिन तो आपका अमरकंटक से होता है, बहती है सतपुड़ा के बीच में से, ठीक है, लेकिन इसका जो है ओरिजिन पॉइंट ही सतपुड़ा है, वहाँ से ये बहती है। और ये भी जो है आप कह सकते हैं कि रिफ्ट वैली से ही होकर आती है, और ये भी अरब सागर में ही आकर जो है मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ बहती है, किस किस स्टेट में, तो MP, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये आकर हमारी, मतलब इन 3 स्टेट से होकर जो है आती है और आकर हमारे अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माही नदी की, ठीक है, किसकी, माही नदी की। माही नदी को आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है और यहाँ से होते हुए जो है ये फिर से आकर गुजरात में जो रण का कच्छ है, कच्छ का रण है, वहाँ से आकर ये फिर से अरब सागर में मिल जाती है। तो देखिए इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है, माही नदी जो है ना हमारी, माही नदी का भी जो हमारा ओरिजिन होता है वो MP में ही होता है, MP के विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है, MP के विंध्याचल श्रेणी में इसका जो है फॉर्मेशन होता है और ये भी अरब सागर में ही जाकर मिलती है। और इसके साथ साथ जो है भारत की ये एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है, ये जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये जो मैं आपको जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं ना कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हैं ना, मैंने बस उनको जो है एक सीक्वेंस में जो है बैठा दिया है, ठीक है, मैंने एक सिक्वेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा हूँ कि अरब सागर में गिरती है या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, फिर कहाँ पे गिरती है, तो मेरे भाई ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, फिर अरेबियन सी में गिरती हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से उनका ओरिजिन होता है ये मालूम होना चाहिए। कुछ उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माही नदी से है कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, जो हमारा लाइन ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे ये 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम बात करते हैं अपने गोदावरी नदी की, ठीक है। गोदावरी नदी जो होती है ना, वो जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। और अगर बात करें इसकी ओरिजिन की ना, तो ओरिजिन है इसकी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, जो महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर है वहाँ से जो है ये नदी निकलती है और वहाँ से बहते हुए जो है ये आकर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसके बारे में हर चीज़ जो है ये आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे पुरानी गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरानी गंगा भी कहते हैं। और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है ये होकर निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। अगर बात करें सहायक नदियों की ना, तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, ये कुछ जो है सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, ठीक है। तो जो आपका कृष्णा नदी है ना मेरे भाई, ये जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे बात किया है, सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है। बट गोदावरी के बाद अगर हम बात करें ना, तो जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद वो है हमारी कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी सबसे लंबी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका भी ओरिजिन जो होता है हमारे महाराष्ट्र में ही होता है। महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर है वहाँ से जो है इस नदी का जो है उत्पत्ति होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और ये भी वहाँ से बहते हुए क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है। अगर बात करें प्रमुख सहायक नदियों की, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ठीक है, ये कुछ जो है इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कि आकर इसमें मिलती हैं और इसे जो है कहीं ना कहीं इसके बहाव में योगदान देती हैं। तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, भीमा हो गया, ये जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जल विवाद भी हुआ था कृष्णा नदी के बारे में, एक जल विवाद भी हुआ था आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। तो 1957 में जो है इस जल विवाद के बारे में जो है ये किया गया था, मतलब 1957 में ये जल विवाद हुआ था कृष्णा नदी का, ठीक है, कि इसका मतलब इस नदी पे जो है किसका अधिकार होगा, आंध्र प्रदेश का होगा कि कर्नाटक का होगा कि महाराष्ट्र का होगा, मतलब इन 3 स्टेट में से किसका होगा। तो इसके बारे में जल विवाद हुआ था 1957 में, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब हुआ था, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महानदी के बारे में, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महानदी के बारे में। ये जो है बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। और ये भी जो है अगर बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ओरिजिन जो इसकी है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से जो है इसकी ओरिजिन होती है, वहाँ से ये इसकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से ये बहना चालू करती है और बहते हुए जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। बात करें सहायक नदी की, तो तेल नदी और जोंक नदी जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी की, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कावेरी नदी की, जो कि कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, मतलब ओरिजिन पॉइंट इसका कौन है, ओरिजिन पॉइंट है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक की, और कर्नाटक में से निकलती है, कर्नाटका तमिलनाडु से होते हुए तिरुचिरापल्ली से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है। और इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को हम पुरानी गंगा कहते थे, बट इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी को, ठीक है।
ये तो हो गई, हमने कुछ मतलब बात किया था, जैसे कि हमने बोला था ना कि हम सात नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो 1 2 3 और फिर ये देखिए आप 4 5 6 और फिर ये 7, ये 7 नदियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो कि जिनसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स हमें जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, ठीक है। और जो प्रसिद्ध नगर है जमशेदपुर टाटा, जो आप सुने होंगे, जमशेदपुर टाटा, जो कि एक बहुत प्रमुख नदी है, प्रसिद्ध नगर है झारखंड का, वो जो है इसी नदी के जो है किनारे पे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। और ये भी जो है ना बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। उसके बाद अगर हम बात करें लूनी नदी की, तो ये भी एक ऐसी नदी है, लूनी नदी। इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये इसका ओरिजिन अरावली की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, अरावली की पहाड़ियों से होता है। और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जो है ये विलुप्त हो जाती है, मतलब बहते बहते अचानक से गायब हो जाती है, ठीक है। इसके लिए जो है इसीलिए जो है यही एक पॉइंट है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए जो है इसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसे इंग्लिश में एफेमेरल क्या बोलते हैं, रिवर भी कहते हैं, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान से होते हुए फिर गुजरात में आते हुए फिर ये क्या करती है, क्या बोलते हैं, कच्छ के रण में जो है आके विलुप्त हो जाती है। और सबसे एक बहुत क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मैं बताऊँ आपको, तो भाई इसका पानी जो होता है वो खारा होता है, सॉल्ट रिवर होता है, ये इसे सॉल्ट रिवर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉल्ट रिवर कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक और नदी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो है काली गंगा, ठीक है। काली गंगा, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो यही है कि ये जो भारत और नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना पूरब की ओर का, जैसे हमारा ये कुछ ऐसे करके जो है हमारा मतलब नेपाल ऐसे कुछ करके बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूपी आ जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना की कोशिश करूँ तो बनाया है कि नहीं मैंने कहीं, हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, ये ड्राइंग है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए फिर यहीं कहीं हमारा नेपाल है। तो ये जो काली गंगा है ना, वो इस नेपाल का जो है कुछ इस साइड है, ठीक है। नेपाल कुछ मतलब बाहर नहीं है, अपने अंदर साइड है। तो ये जो है काली गंगा, वो कुछ इस तरह से जो ये पूर्व दिशा की जो इसकी ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसी पे बहती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यही निर्धारित करती है, भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछ लेगा कि बताओ भारत और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस नदी द्वारा बनाई जाती है पूर्व की दिशा में, तो काली गंगा के द्वारा बनाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी रिवर से रिलेटेड। और ये जो है पार्ट 2 था, कंप्लीट हो गया है, मतलब रिवर चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आप जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और क्या कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिनके थ्रू इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बनाया जा सकता है, उन्हें भी आप ज़रूर से कॉमेंट करें, ताकि मैं इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकूँ, ठीक है। तो कंटेंट पसंद है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और मुझे ज़रूर से कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक